नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। आज आपकी क्लास हिस्ट्री की होने वाली है। आज से हिस्ट्री की क्लासेस भी आपकी कंप्लीट करा दी जाएंगी, जो क्या लगभग 4 क्लास में हम हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास 4 आपकी होने वाली है, ये क्लास आपकी 4 इस पर्पज से होंगे कि पहले हम प्राचीन काल को समझेंगे क्लास में, कोशिश करेंगे। और सेकंड क्लास जो आपकी होगी वो मध्यकाल पे होगी, और थर्ड क्लास जो आपकी होगी वो आधुनिक काल। ठीक है, और जो फोर्थ आपकी होगी वो पूरी तरीके से कला एवं संस्कृति पे होगी। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि सारी क्लासेस आपको जल्द से जल्द दे दी जाए, जो कि पुलिस या यूपीएसआई या और भी सारे कई एग्ज़ाम हैं जो आपको बहुत जल्दी ही आपकी डेट सबकी आ गई है लगभग। ठीक है, और होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसी क्रम में हम लोग तैयारी शुरू किए हैं। आप लोग यूपीएसआई का जो बैच हमारा जो चल रहा है, इसी यूपीएसआई के माध्यम से हम इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, केवल यूपीएसआई में ही ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपको कहीं जो वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ सब जगह ये प्रश्न देखे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका। तो इतिहास के बारे में पहले समझने का प्रयास करिएगा कि एक्चुअली इतिहास कहते किसे हैं, क्या है आपका हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो याद रखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी लोगों को थोड़ा लेंदी लगता है, परेशानी होती है समझने में, बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं कि कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए। तो मैं आपको यहाँ पे एक चेतावनी देना चाहूँगा कि ये जो आज की क्लास है ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगी। ठीक है, तो फिर क्या क्लियर करना है यहाँ से, तो यहाँ से जितने फैक्ट होते हैं, जो फैक्ट आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो वनडे एग्जाम के लिए होते हैं, वहाँ पे प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को ये पूरा कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होगा कि केवल फैक्ट फैक्ट पे ही बात करेंगे। जहाँ मुझे आवश्यकता लगेगी कि हाँ आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ फैक्ट नहीं, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, तो हम कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस थोड़ा बहुत करेंगे। क्योंकि सारा अगर कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को मिक्स करके चलेंगे तो ये क्लास बहुत लंबी भी हो जाएगी और आपके लिए थोड़ी सी उतनी ऑथेंटिक या फिर कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं रह जाएगी। ठीक है, चूँकि वनडे एग्जाम में ज़्यादातर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दिया जाता है, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ध्यान देने का मतलब ये है कि ज़्यादातर हमको क्या पढ़ना है, फैक्ट ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान की बातें बहुत हो गई हैं, अब हम मुख्य ज्ञान की बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा स्लाइड पे, इतिहास। और जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि इतिहास का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए, अगर इसको ओपन करके देखा जाए, अगर इसका अर्थ समझने का प्रयास किया जाए, तो इतिहास कहते किसे हैं, तो ये संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति, ह और आस। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि इति मतलब होता है कि ऐसा ही, और ह मतलब निश्चित रूप से, और आस मतलब था, यानी कि इसका योग बना दिया जाए तो इसका अर्थ निकल के आता है ऐसा ही निश्चित रूप से था। यानी कि हमने जो जानकारी इकट्ठी की किताबों के माध्यम से, धर्म ग्रंथों के माध्यम से, या पुरातात्विक साक्ष्यों से जो खुदाई में हमें मिले हैं, उनसे जो भी हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो भी हमको नॉलेज मिली है, वो सब आपके इतिहास की कहानी कहता है। ठीक है, इसीलिए इतिहास का मतलब है कि उन्होंने जब अनुमान लगाया, उस चीज़ को समझने का प्रयास किया। अब जैसे मान लीजिए कि खुदाई में जब कोई वस्तु आपको मिली तो उससे कुछ अनुमान लगाया गया, तो उन्होंने एक अनुमान ये लगाया कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा रहा होगा। उस तरीके से चीज़ें आपकी देखने को मिलती हैं। यही आपका इतिहास का एक शाब्दिक रूप देखा जाता है। अब सामान्य अगर परिभाषा को समझें तो सामान्य परिभाषा का मतलब ये होगा, सामान्य परिभाषा का अगर मतलब समझें तो सामान्य परिभाषा का मतलब समझिएगा कि ऐसा इतिहास जो मानव सभ्यता का अभिलेख है। यानी कि मानव जैसे जैसे सभ्य होता गया, इस सभ्यता का जो भी अभिलेख है वो क्या कहता है, इतिहास की कहानी कहता है। लेकिन इतिहास का जो जनक है, वो जनक किसे माना जाता है, तो यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को क्या माना जाता है। ये प्रश्न आपसे पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है। अब
चूंकि यहाँ पे थोड़े से फैक्ट हैं, पहले फैक्ट समझेंगे फिर हम कहानी की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कहानी के माध्यम से इन फैक्टों को ऐड करने का प्रयास किया जा सके। तो चलिए, अब भारतीय परंपरा से इतिहास की अवधारणा अत्यंत प्राचीन देखी जा सकती है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद से प्राप्त होता है। यानी कि जो भारतीय परंपरा इतिहास की अवधारणा है, इसका सबसे प्राचीन यानी कि उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। और आगे अगर देखें तो इतिहास का जनक मैंने आपको बता दिया है कि हेरोडोटस हैं, जो आधुनिक अर्थों के इतिहास लेखन के कारण को कहा जाता है। इतिहास दर्शन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वाल्टेयर को याद रखिएगा। वाल्टेयर को क्या कहा जाता है? इतिहास दर्शन का जन्मदाता कहा जाता है। वहीं पे प्रमुख विद्वानों के इतिहासकार से जो विचार उन्होंने दिए हैं, यानी कि विचार की बात करें कि किस किसने क्या विचार प्रकट किया इस इतिहास को लेकर के, तो वेकन कहते हैं कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमत्ता बनाता है। यानी कि इतिहास पढ़ने से लोग जानकारी एकत्रित होती है, यानी कि मानसिकता उनकी बढ़ती है, यानी बुद्धिमान होते हैं वो लोग। और वहीं पे रेनियर कहते हैं कि इतिहास एक कहानी है, यानी कि ये इतिहास को, हिस्ट्री को एक कथन यानी कहानी के रूप में मानते हैं। क्या मानते हैं? कहानी के रूप में देखते हैं। वहीं ट्रेवेलियन कहते हैं कि इतिहास एक अपरिवर्तनीय रूप वाली कहानी है। ठीक है, यानी कि जिसका परिवर्तन नहीं, एक अपरिवर्तित क्या है, रूप वाली एक स्टोरी है, कहानी है। ये भी एक तरीके से कहानी बताने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जेबी ब्यूरी कहते हैं कि इतिहास विज्ञान है, न इससे कम न इससे ज्यादा। यानी इनका मानना है कि हिस्ट्री क्या है, एक विज्ञान के तौर पे देखा जाना चाहिए, एक विज्ञान के रूप में देखना जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी जानकारी और बहुत सारे हमको आविष्कार जैसी चीजें देखने को मिली हैं। तो एक ये क्या है, जो जेबी क्यूरी हैं, इसको विज्ञान मानने का प्रयास करते हैं और इससे न ज्यादा उससे न कम कहने का प्रयास करते हैं। ठीक है। वहीं अलबरूनी साहब आएंगे इतिहास में, ये भी पढ़िएगा आप। तो अलबरूनी साहब क्या कहते हैं? अलबरूनी साहब कहते हैं कि इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है। क्या है? समस्त विज्ञानों की क्या है? रानी है। यानी कि ये विज्ञान के साथ कह रहे हैं कि ये सबसे बढ़िया विज्ञान है, सबसे बड़ा विज्ञान है ना, इनको रानी मान रहे हैं ये। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे आपने फैक्ट देखे इतिहास के। अब आइए, इतिहास को पढ़ने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि इतिहास को कई कालखंडों में बांटकर देखा जाता है। ठीक है। तो जब कालखंडों की बात की जाती है हिस्ट्री की, तो मुख्य रूप से आप देखोगे कि 3 भागों में इसको बांट कर देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं केवल यही 3 भाग, आप देखोगे इसके बाद भी हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे स्वतंत्रता के पश्चात भारत, ठीक है, पश्चात भारत। और आप विश्व इतिहास भी पढ़ते होंगे, आपको पता है। और आजकल हम क्या करते हैं कि कला एवं संस्कृति को भी अलग करके देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, क्या है ये? तो ये होता क्या है कि अभी इन समय में, क्योंकि एक सभ्यता ने भी जन्म लिया, कल्चर ने भी अपने आप पैर पसारे यानी पैर फैलाए, तो उस सब सभ्यताओं को पढ़ने का प्रयास किया जाता है, यानी कि कला को, उसकी संस्कृति को पढ़ने का प्रयास किया जाता है हर कालखंड में। क्योंकि अलग अलग कालखंड में अलग अलग संस्कृति ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो आप देखोगे जैसे स्थापत्य कला है, नृत्य कला है, जो है आप वास्तुकला, ऐसी चीजें आप कला में तौर पे पढ़ सकते हैं। जैसे मंदिर कला शैली पढ़ोगे, कई शैलियां हैं आपकी, मूर्ति कला शैली, मंदिर कला शैली। तो ये सारी चीजें आपको कला संस्कृति में एक अलग से चैप्टर बना करके दे दिया जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास की तरफ जब अगर हम बढ़े, तो इस प्राचीन भारत को जो इतिहास है आपका, कुल मिलाकर के आप समझने का प्रयास करिएगा। मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी आपको एक कहानी या स्टोरी के रूप में समझाता हूँ कि जब आप पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन काल, ठीक है, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है। तो वहीं आप देखते होंगे कि प्राचीन काल को हम क्या बोल देते हैं? प्रागैतिहासिक काल, और आदि इतिहास काल, और इतिहास। इसका मतलब ये है कि जब हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, तो ये पाषाण काल, यानी कि पाषाण मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर के समय से लेकर के और इतिहास की जो लेखन शैली तक, ठीक है, यहां तक अगर आप देखोगे तो मध्यकाल तक के समय को हम क्या बोल देते हैं?
लेखन के शैली के बाद भी आपका जो मध्यकाल है, ये मध्यकाल के बाद तक का समय क्या बोल दिया जाता है, ये आपका प्राचीन भारत का इतिहास कहा जाता है। इस प्राचीन भारत के इतिहास को जब आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि आप इसमें प्रागैतिहासिक काल को पढ़ते हैं, ठीक है, आदि इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास कहते हैं। अगर हमने इतिहास को अलग से कहा और प्रागैतिहासिक काल को अलग से कहा और आदि इतिहास को अलग से कहा, तो इसका मतलब कुछ तो बदलाव है, कुछ तो अंतर है इन दोनों चीजों में, जो क्या है, जो आपका ये बताती हैं कि इतिहास से इन दोनों प्रागैतिहासिक काल को और आदि इतिहास काल को अलग करती है। तो समझेंगे कि प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है, प्राग मतलब पहले, ठीक है, और इतिहास मतलब इतिहास होता है। इसका मतलब यह है कि इतिहास से पहले का काल। तो अब आपका प्रश्न बन रहा होगा कि जब इतिहास से पहले का काल, इसका मतलब इतिहास किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, जहां पे आपके जो स्रोत हैं, ये स्रोत आपके जैसे पुरातात्विक जो स्रोत हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या मिला है पुरातात्विक स्रोत में? तो अभिलेख हैं, मूर्तियां हैं, स्थापत्य है और सिक्के हैं, चित्रकला है और अन्य कुछ पुरा जो लेख मिले हैं, पुरावशेष मिले हैं, वो आपके पुरातात्विक स्रोत यानी कि खुदाई के माध्यम से जो भी हमको सोर्स मिले हैं, वो क्या हैं, आपके पुरातात्विक स्रोत हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लिखित में साक्ष्य मिले हैं, जैसे धार्मिक साहित्य मिले हैं और धर्मेतर यानी कि धर्म से इतर, यानी आपको कुछ धार्मिक साहित्य भी मिले और धर्म के बाद के यानी धर्म से हट करके जो कुछ आपको साहित्य मिले हैं और उनमें इतिहास का जो है वर्णन मिलता है। अगर हम इसकी बात करें तब हम क्या कहते हैं, इसको इतिहास मान लेते हैं। लेकिन वहीं अगर केवल इस साक्ष्य की बात करें तो इसको प्रागैतिहासिक काल के रूप में देखा जाता है। फिर आपने एक शब्द सुना होगा कि हम आदि इतिहास कैसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि हम हड़प्पा सभ्यता को क्या बोल देते हैं, आदि इतिहास बोल देते हैं। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तो वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बंधु, यहाँ पे लिपि मिली तो है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है, और जब पढ़ी नहीं जा सकी इसका मतलब अभी भी हमें लिखित साक्ष्य होने के बाद भी हम लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए एग्जैक्ट चीज़ें हमको नहीं पता हैं कि किस तरीके से चीज़ें थी। तो जो भी हमने आकलन किया है वो अभी तक पुरातात्विक स्रोत पर किया गया है और इसीलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता को क्या मान लेते हैं, आदि इतिहास मान लेते हैं। उसके बाद भी आप देखोगे जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमको लिखित साक्ष्य मिलना स्टार्ट होते हैं। ये कहीं कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है कि कोई कुछ और मानता है डेट, कोई कुछ और मानता है। तो इसलिए आप केवल इतना याद रखेंगे कि लिखित साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप हड़प्पा के बाद जो आपका वैदिक काल है, तो वैदिक काल आपको पता है कि कब से कब स्टार्ट होता है, 1500 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। इसका मतलब ये कालखंड भी आपका इसी कालखंड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिलती। लेकिन आप देखिएगा कि इस कालखंड की जो जानकारी है वो जानकारी आपको वेदों में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? वेदों में मिल जाती है। और कई ब्राह्मण हैं, कई जो वेदों के द्वारा जो उपनिषद हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो ज्ञान था वैदिक काल के समय का, ये ओरली ट्रांसफर किया जाता था, यानी सुना करके एक दूसरे को आगे बढ़ाया जाता था। जैसे मैं केवल अभी मान लीजिए आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, तो वो कहानी सुन के आप सामने वाले व्यक्ति को ट्रांसफर करते हैं कि मैं सर से ऐसे कहानी सुना था और इस सब्जेक्ट को केवल ओरली पढ़ा था, यानी कि केवल उन्होंने मुझे बताया और मैंने सुन लिया, बस उसको सुन के मैंने तुमको बताया है। तो इस तरीके से जब ओरली ट्रांसफर हो रहा था तो ये श्रुति जन इसको बोला जाता था और ये ज्ञान जो है आपका इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ गया। लेकिन बाद में फिर इसको लिखा गया और इसको संकलित किया गया। तो वापस आते हैं कहानी में और देखते हैं प्राचीन काल के इतिहास, मध्यकालीन जो भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो जब प्राचीन काल की बात की तो हमने सीधा सा कहा कि पाषाण काल से लेकर के मध्यकाल तक के काल को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल कहा जाता है। और जो आपका मध्यकाल है
तो मध्यकाल का इतिहास मतलब जो मुस्लिम जो आक्रमण से लेकर के मुगल साम्राज्य के विघटन तक के काल को हम मध्यकाल का रूप में देखते हैं। इसी में आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आप मध्यकाल जब पढ़ने जाएंगे तो मध्यकाल में आपको मुख्य रूप से पूर्व मध्यकाल और वहीं पे मध्यकाल के रूप में आपको देखने को मिलेगा। अब इस मध्यकाल को भी हम जैसे दिल्ली सल्तनत जो दिल्ली पे राज किया उसके बारे में, और दूसरा आप देखते हैं मुगल काल। ठीक है, इस तरीके से तो जब भी कोई कालखंड चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ बड़ा चेंज हुआ होगा, कुछ नया आया होगा वहां पे। इस तरीके से हमने एक नए कालखंड में देखा। फिर जब एक तरफ मुगलों का जो विघटन हो रहा था और दूसरी तरफ एक नई सत्ता उभर के आ रही थी जो अंग्रेजों की सत्ता थी, और इस अंग्रेजों की सत्ता ने अपने आप को आधुनिक भारत के रूप में इसको देखा। यानी कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के भारत के विभाजन तक, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो कालखंड है उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, यानी कि आधुनिक काल बोलते हैं। तो ये सीधा सिंपल सा मैंने कुछ ही उसमें आपको बताया है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल चीज़ें यहाँ फिनिश हो गई हैं। लेकिन आपके लिए केवल फैक्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जाने की इस समय ज़रूरत नहीं है। तो मैं केवल उतनी ही बात करूँगा, बस चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ में आ जाए। तो जब बात कर रहे हैं हमें जो है प्राचीन काल की, और प्राचीन काल की तरफ बढ़ते हैं, तो प्राचीन काल में जैसे अभी आपको बता दिया कि प्राचीन काल में जो स्रोत हैं, जो जानने के प्रमुख स्रोत जिसको माना जाता है वो क्या हैं, तो वो आपके पुरातात्विक स्रोत भी हैं और साहित्यिक स्रोत भी हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में आप देखोगे कि अभिलेख हैं, सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, चित्रकला है, स्थापत्य और अन्य जो पुरावशेष हैं, तो उन सब से जो है जानकारी हमको मिलती है। वहीं सात्विक स्रोत में आप देखोगे तो धार्मिक साहित्य हो जाएंगे और धर्मेतर साहित्य हो जाएंगे। धर्मेतर का मतलब है धर्म से इतर। जब इतर की बात करें यानी धर्म से हटके, तो जैसे ब्राह्मण, जैन, बौद्ध जो साहित्य हुए हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। लेकिन धर्म से इतर वाले जो साहित्य हैं अगर उसमें देखें तो जैसे अर्थशास्त्र है, राजतरंगिणी है, और विदेशियों के जो वृत्तांत हैं, जो लोग आए यहाँ पे चीन से आए और कई जगहों से जो आए हैं, तो वहाँ से उन्होंने आकर के कुछ वृत्तांत लिखे हैं, कुछ अपने परिचय लिखे हैं, कुछ कहानियाँ जो बताई हैं, उसमें जो हमें जानकारी मिलती है उसको आप धर्मेतर जो साहित्य बोल सकते हैं। साहित्यिक स्रोत में अगर आप देखें तो साहित्यिक स्रोत में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ब्राह्मण साहित्य की जब हमने बात की तो ब्राह्मण साहित्य में आपको वैदिक साहित्य मिल जाएगा, वेदांग मिल जाएंगे, रामायण मिल जाएगा, महाभारत मिल जाएगा, पौराणिक साहित्य मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर बौद्ध साहित्य की बात करें तो जैसे त्रिपिटक जो आपने पढ़ा होगा, जो बौद्ध जो संकलित किए गए हैं, तो उसमें आपको त्रिपिटक मिल जाएगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों ही पिटक आपको देखने को मिलेंगे और हम पढ़ाएंगे भी आगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अभिधम पिटक। उसके बाद जो वंश साहित्य है जैसे दीप वंश है, महावंश है, तो इनसे जो जानकारियां इतिहास के बारे में मिली हैं वो आपके साहित्यिक स्रोत में देखी जा सकती हैं। वहीं आपके जो जैन साहित्य है, तो जो 12 सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो दिए गए हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण यहाँ दिए गए हैं। जैसे आचारांग सूत्र है, इसमें आपको इतिहास की जानकारी मिलती है, और न्याय धम्म कहीं जो है उसमें जानकारी मिलती है। और वहीं आपको जो है वास वासगत साहो, इसमें आपको जानकारी मिलेगी। वहीं भगवती सूत्र में भी आपको जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। तो ये थे आपके साहित्यिक स्रोत जिससे हमें इतिहास को जानने के कुछ साक्ष्य मिलते हैं, इतिहास को समझने का प्रयास किया गया है। वहीं अगर धर्मेतर देखें यानी कि धर्म से इतर हट करके देखें, तो आप देखिएगा कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं के साथ ही राजनीतिक पक्ष की भी अधिक स्पष्टता यहाँ पे दिखाई देती है। और साथ ही उदाहरण के तौर पे देखिएगा तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें हमें जानने का प्रयास जो है इतिहास को जानने का अवसर मिलता है। और वहीं पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, याद रखिएगा ये सब पूछे जाते हैं कि पाणिनि की बुक किसकी है। तो अष्टाध्यायी की जो पाणिनि है, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी बुक है उसके बारे में हमको जानकारी इतिहास के बारे में मिलती है। वहीं विशाख दत्त कृत जो है मुद्रा राक्षस बुक है उसमें हमको जानकारी मिलती है। और सोमदेव जो कथार सरित सागर है उसमें हमें जानकारी मिलती है। वहीं क्षेमेंद्र की जो है बृहत कथा मंजरी है उसमें जानकारी हमको मिलती है। और वहीं साथ ही कामंदक की जो नीति सार है उसमें हमको जानकारी मिलती है। कालिदास की जो है मालविकाग्निमित्र में जो हमें जानकारी मिलती है। वहीं पतंजलि में जो पतंजलि का जो महावाश है उसमें हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण के तौर पे आप चीज़ें देख सकते हैं जहां हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, वहीं अगर विदेशी यात्रियों के वृत्तांत की बात करें
तो आप देखोगे कि जो यूनानी थे, चीनी थे, अरबी थे, ये लोग यहाँ भारत आए और उन्होंने अपने यात्रा के वृत्तांत यहाँ पे लिखे हैं। यानी कि इनकी यात्रा के समय जो जो चीज़ें इनके साथ घटित हुई, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने एक बुक के फॉर्मेट में दी हैं और उसी से हमें जानकारी मिलती है। तो यूनानियों में अगर आप देखोगे तो जैसे हेरोडोटस हो जाएंगे, निरियाकस हो जाएंगे, मेगास्थनीज हो जाएंगे, प्लूटार्क हो जाएंगे, एरियन हो जाएंगे, स्ट्रेबो हो जाएंगे, प्लिनी जेस्ट हो जाएंगे, टॉलमी हो जाएंगे। ठीक है, ये यूनानी है। और कई बार पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि कौन यूनानी वो था जो यात्री था। ठीक है, वहीं अगर चीनी यात्रियों की तरफ अगर आप बढ़ें तो फायान साहब आए थे, वेनसांग आते हैं, सिंह आते हैं, सुंगयुंग आते हैं, ये चीन से आते हैं जो अपना यात्रा वृतांत लिखते हैं। वहीं अगर अरबी लोगों की बात करें तो इब्न खुर्दादब जो व्यक्ति थे वो आते हैं, सुलेमान अल ताजिर आते हैं, अल मसूदी आते हैं और अल बरूनी आते हैं। वहीं जो अरबी अपना यात्रियों का वृत्तांत लिखते हैं। ठीक है, तो ये साहित्य थे। अब अगर पुरातत्व स्रोत की तरफ हम लोग बढ़े तो जो है इसके लिए कुछ कथन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ कथन प्रसिद्ध हैं, जैसे कहना है इतिहासकारों का कि जहाँ से साहित्य मौन हो जाता है वहां से पुरातत्व बोलना स्टार्ट करता है ना। जहां से तुम खड़े हो वहां से हम लाइन नहीं लगाएंगे, हम अपनी लाइन अलग लगाएंगे, है ना। तो जहां से साहित्य मौन हो जाता है, जहां साहित्य के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, वहां से फिर आप इस खुदाई को करके जो आपको सामग्री मिलती है, इसके माध्यम से क्या करते हैं, आप इतिहास को लिखने का प्रयास करते हैं, इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। और वहीं दूसरी जो कथन है वो कहता है कि पुरातत्वकर्ता सिर्फ वस्तुओं को नहीं खोदता अपितु मनुष्य की भी खोदता है, मनुष्य को भी खोदता है। इसका मतलब ये है कि केवल जो खुदाई की जा रही है उससे केवल जो है वस्तुओं को नहीं खोदा जा रहा, मनुष्य के उस कल्चर को, संस्कृति को भी खोदने का प्रयास किया जाता है। यानी कि वो पता चलता है कि किस तरीके से जीवन उनकी यात्रा रही, जीवन वृतांत उनका रहा। ठीक है, तो अब भारतीय इतिहास का जो काल विभाजन है उसको समझ लेते हैं। तो काल विभाजन एवं नामकरण की अगर बात करें तो आपको देखेगा कि सबसे पहले आपको प्राग ऐतिहासिक काल की बात की जाएगी। और प्राग ऐतिहासिक काल में आपको जैसे पाषाण कालीन सभ्यता को देखने को मिलेगा। और पाषाण कालीन मतलब ये होगा, लिखित साक्ष्य क्या होंगे, जो प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध होंगे, यानी कि लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे। वहीं केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होंगे, यानी कि खुदाई में मिली हुई वस्तुएं ही सारी क्या होंगी, उपलब्ध होंगी। और पाषाण सभ्यता यानी कि पत्थर के द्वारा जो भी चीजें यहाँ पे मिली हैं उस पे क्या है, पूरा इतिहास लिखा हुआ है, पूरा इतिहास टिका हुआ है। ठीक है, वहीं दूसरा देखोगे आप तो आद्य इतिहास काल के रूप में तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग मुख्य रूप से आद्य इतिहास काल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये लिखित साक्ष्य तो मिले हैं किंतु अपठनीय, यानी कि अभी पढ़ नहीं पाए हैं और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भरता रही है। अभी तक जो हमने हड़प्पा सभ्यता को समझा है वो केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, केवल उसी के आधार पर हमने पढ़ा है। लेकिन जिस दिन इस लिपि को पढ़ लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा, उस दिन हो सकता है कि हमारी जो हड़प्पा की कहानी है वो काफी बदल जाए। ठीक है, तो अभी पढ़ा नहीं जा सका तो इसलिए अभी कोई अनुमान नहीं लगा सकते। केवल ये है कि जो खुदाई से चीजें प्राप्त हुई हैं वही हम यहाँ पे देख सकते हैं। आगे है इतिहास काल। तो इतिहास काल में ये सारी बातें आपसे पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ माना जाता है। जैसे यहाँ से लिखित साक्ष्य इसको मिलने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और पठनीय भी है, यानी कि पढ़ा भी जा सका है, और पुरातात्विक साक्ष्य भी क्या है, उपलब्ध हैं, इसलिए इसको इतिहास काल मानते हैं। उसके बाद जब बढ़ते हैं आगे पाषाण काल की तरफ, तो जब पाषाण काल की बात करेंगे हम लोग तो पाषाण काल का मतलब ये होगा कि मानव के प्रारंभिक काल के विषय में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उनमें पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण ही इस काल को क्या कहा जाएगा, पाषाण काल कहा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो साक्ष्य मिल रहे हैं हमको, वो साक्ष्य कैसे हैं, वो पत्थरों पर आधारित हैं और इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पाषाण काल बोल दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पाषाण काल बोल रहे हैं। तो क्या मिला है पत्थरों का, तो आप देखिएगा कि आपको पता है कि सबसे पहले जब मानव चलना फिरना सीख रहा था, आगे बढ़ना सीख रहा था, तब आप देखोगे कि सबसे पहले जैसे मान के चलिएगा कि कोई एक शिशु है और शिशु जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों से कोई लगाव नहीं होता कि मुझे साइकिल दिला दो, बाइक दिला दो, गाड़ी दिला दो, या मुझे ऐसे जूते चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मैं उस घर में रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं। केवल उसको क्या चाहिए, केवल उसको भोजन चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से जो मानव
धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ रहा था, मानवता की तरफ बढ़ रहा था, यानी मानव होने के लिए आगे बढ़ रहा था, तब उसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज थी वो भोजन का प्रबंध करे। और वो भोजन का जब प्रबंध, यानी कि एक देखोगे बच्चों को ज्यादा कुछ मतलब नहीं होता, जो मिल जाए जो उसके मुंह में डाल दोगे वो चबाना शुरू कर देगा, खाना शुरू कर देगा। तो उसी तरीके से ये भी लोग थे कि ये सड़ा गला जो भी मरा जो भी मिल जाए वो बस खाने का प्रयास होता था। लेकिन आप धीरे धीरे देखोगे कि बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके अपने जो टेस्ट टिश्यू मतलब वो बदलते हैं, और आप देखोगे कि वो उसके स्वाद की जो कणिकाएं हैं वो बदलना स्टार्ट करती हैं, तो वो अलग अलग स्वाद चखने का प्रयास करता है। जैसे आप भी कोशिश करते होगे कि पिज्ज़ा मिल जाए, बर्गर मिल जाए, ज़्यादा टेस्ट लगता है, घर की दाल चावल आपको नहीं सुहाएंगे, तो इसी तरीके से उनका टेस्ट बदलता होगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये कहानी चलेगी, बस आप अपनी इस कहानी को जोड़ते रहिएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं कोशिश करूंगा कि केवल फैक्ट पे बात हो, ज़्यादातर आपके फैक्ट ही आपसे पूछे जाते हैं, तो आप फैक्टों पे ज़्यादा कोशिश करिएगा। और कोशिश करिएगा कि आप खुद के नोट्स भी बनाते रहिएगा, साथ साथ लिखते चलिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। केवल पीडीएफ की चीज़ें पे आश्रित नहीं रहना है, आप खुद के नोट्स बनाएंगे, जो चीज़ें आपको आती हैं उसको इग्नोर करिएगा, जो नहीं आती हैं उसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। जब जो चीज़ें आपको कुछ नहीं मिल जाए तो आपको तुरंत नोट करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जो चीज़ें आपसे आ रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन कई बार प्रश्न यहीं से आसपास से आ जाता है और आप उसको छोड़ के चले आते हैं, तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो मेरा जो कोशिश यही है कि ज़्यादातर चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएं। आगे बढ़ते हैं तो काल विभाजन की तरफ देखें तो भारत में उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर पाषाण काल को 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। कौन कौन से? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जब पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि हम अलग अलग कालखंडों में इसको देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पूरा पाषाण की तरफ। पूरा पाषाण का मतलब ये होगा कि जहां कालावधि क्या है, 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। कोई एग्जैक्ट चीजें नहीं है, आपको किताबों में अलग अलग डेट मिल जाएगी, उससे परेशान नहीं होना। कोई भी जो है बोर्ड इस तरीके से प्रश्न नहीं बनाएगा, क्योंकि जहाँ पे चीजें एकदम क्लियर रूप से नहीं मिलती हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा मिलता है, तो वहां से प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको एक मोटा मोटा याद रखना है कि जो काल अवधि है वो 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व जो आपके पूरा पाषाण की काल अवधि है। यानी कि पूरा पाषाण काल कब से कब तक चला, तो आप बताएंगे कि 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक आपका ये काल चलता है। आजीविका की अगर बात करें तो मैंने कहा था कि सबसे पहले कुछ भी मिल जाए शिकार करने का प्रयास करेंगे और खाद्य संग्रह जैसी चीज़ों का प्रयास करेंगे। वहीं अगर प्रथम उपकरण की जो खोज हुई थी वो आपकी 1863 ईस्वी में पलवरम, यानी ये चेन्नई में पड़ता है, और यहाँ रावस ब्रूट फूड द्वारा इसकी खोज की गई थी, जो पहला उपकरण मिला था, ठीक है। और जब आप आगे बढ़ोगे मध्यकाल में, जो मध्य पाषाण काल है आपका, इस पाषाण काल में आप देखिएगा यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हैं आपके लिए, तो मैं कंफर्म कर देता हूँ वो सारी चीज़ें भी। तो जो आपका जो पल्लवरम है, जो चेन्नई है, यहाँ से जो रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं, इन्होंने जो पहला उपकरण खोजा वो उपकरण था क्या, तो आप इधर देखेंगे कि जो हस्तकुठार है, जो खंडक है, विदारिणी है, ये आपके पहले उपकरण खोज के रूप में देखे जाते हैं। और सबसे पहले हैंडेक्स का जो उपयोग होता है, यानी कि हैंडेक्स को खोजा जाता है, जिसको आप हस्तकुठार बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप देखिएगा कि जो पूरा पाषाण काल है, और पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है: पूर्व निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल। तो तीनों को समझ लेते हैं। तो जो पूर्व निम्न या निम्न पूरा पाषाण काल जिसको बोलते हैं, या पूर्व पूरा पाषाण काल बोलते थे, उसका जो टाइम पीरियड रहा वो 10 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व, और इसमें हस्तपदार्थ खंडक जो है और विदारिणी जैसे उपकरण मिले हैं। वहीं अगर मध्य पुरा पाषाण की बात की जाए तो इसकी कालावधि 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व है, और फलक एवं स्क्रैपर जैसे मध्यम आकार के हस्तकुठार, विदारिणी, जो है छुरकाएं, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। वहीं उत्तर या उच्च पुरा पाषाण काल में अगर आप देखें तो इसकी जो कालावधि थी वो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक देखी जाती है, और यहाँ पे जो है ब्लेड व यूरिन टाइप के जो आपके उपकरण देखने को मिलेंगे। आप सोचिएगा, आपने पढ़ा होगा कि महापाषाण काल, और इस महापाषाण काल के बाद आपने पाषाण काल पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है महापाषाण यानी कि बड़े बड़े पत्थरों के, महान पत्थरों की बात हो रही है, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों के जो उपकरण का प्रयोग हो रहा होगा,
और जो पाषाण काल है यानी कि पत्थरों के उपकरण का प्रयोग हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे लोग धीरे धीरे अपने सभ्यता को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, लोग और मानसिक उनके विकास होता चला जाएगा। तो जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था कि शिकार करने के लिए बड़े बड़े हैवी हैवी पत्थर उठा करके मार रहे होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ लाभ नहीं मिल रहा होगा। लेकिन पतले नुकीले पत्थरों को जब मारने का प्रयास किया गया तो लंबी दूरी तय की होगी इन्होंने, और आसानी से शिकार भी हो जाता रहा होगा। तो फिर धीरे धीरे कोशिश की जाएगी हर व्यक्ति के माध्यम से कि इसको और पहले इतना मान लीजिए कोई मोटा जो कोशिश रहा होगा, फिर उसको और पतला किया जाए और धारदार बनाने का प्रयास किया जाए। तो इस तरीके से आपको ये पूरे कालखंड में देखने को मिलता है। तो पूरा पाषाण काल की जब बात की तो पूरा पाषाण काल की अवधि 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तो देखने को मिलती है। और इसी में इसको इस पूरा पाषाण काल को हम 3 कालों में डिवाइड करके देखते हैं: पूर्व पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, और तीनों ही काल में मैंने आप कुछ तीनों चीजें समझाने का प्रयास कर दिया है। अब दूसरा जो काल है हमारा वो है मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण की काल तरफ बढ़े तो आप देखोगे कि मध्य पाषाण काल की जो काल अवधि रही है वो 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और इसकी आजीविका शिकार यानी मछली का भी इसमें प्रयोग देखने को मिलता है। वहीं खाद्य संग्रह, पशुपालन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ये पूछा जाता है कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आपको आंसर करना है मध्य पाषाण। तो चलिए, नवपाषाण काल का अंत होते होते मानव ने धातुओं का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया था। और जब मानव ने धातुओं का स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब सबसे पहले धातु कौन सी थी? तांबा था, और इसीलिए ताम्रपाषाण की तरफ हम लोग बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो धातुओं में सबसे पहले कौन सा था? तांबा था। और कालचरण पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इस कालचरण को क्या कहा जाएगा? ताम्रपाषाण कहा जाएगा। ठीक है, अब ताम्रपाषाण को समझने के लिए आपको जो ताम्रपाषाणिक बस्तियां हैं उसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो जो ताम्रपाषाणिक जो बस्तियां हैं भारत में, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि जैसे दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है आपका, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और आहार या बनास जो है संस्कृति के रूप में इसको देखने को मिलता है। और प्रमुख पुरास्थल जो हैं वो हैं जैसे बागौर है, बालाथल है, ओजियाना है, गिलुंद है, ये सब आपको स्थल के रूप में लेंगे। तो आहार जो नाम है वो प्राचीन ताम्रवती यानी स्थानीय धूलकोट के रूप में देखने को मिलता है। और विशेष जो है पत्थर की 4 दीवारी से घिरे मकान होते थे जो इसको देखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो बालाथल और जो ओजियाना है ये 4 दीवारी युक्त का जो घर साक्ष्य मिलता है, यानी कि यहाँ 4 दीवारी बाहर की नहीं होती थी। जैसे आजकल बाउंड्री वॉल बना देते हैं ना, तो वो नहीं होता था। उसके जो साक्ष्य यहाँ से नहीं देखने को मिलते। लेकिन अगर गिलुंद की बात करें तो यहाँ 4 दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिल रहा है, मिट्टी की इमारत का साक्ष्य मिल रहा है, कहीं कहीं पक्की ईंटों का भी साक्ष्य मिल रहा है, और तांबे के टुकड़े प्राप्त यहाँ से हुए हैं। ठीक है, वहीं अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जाएंगे तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा कि जो कायथा संस्कृति इसको कहा जाता है, यानी कि कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति। और प्रमुख स्थल के रूप में आप देखेंगे कायथा और एरन। तो जो कायथा है ये किलाबंद बस्तियों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, प्रस्तर फलक उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीन नाम जो है कपितथक जो है या 12 मेहर की जन्मस्थली इसको देखा जाता है। और एरन में जो किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, वहीं जो मालवा संस्कृति है आपकी, यहाँ से प्रमुख स्थल अगर आप देखें तो मालवा संस्कृति से आपको मिल जाएगा कि नागदा है, नवदा टोली है, ये मालवा संस्कृति से जो स्थल हैं प्रमुख। और जो नवदा टोली है यहाँ से सबसे बड़ी ताम्रपाषाण जो है कालीन ग्रामीण बस्ती प्राप्त हुई है। और वहीं चौकोर एवं वृत्ताकार घरों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इसके उत्खननकर्ता थे वो एच.जी. सांकलिया हैं नवदा टोली के। जो स्थल काफी आपसे पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डीप दिया है इसके बारे में। ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र की तरफ अगर आप बढ़ें तो ये जोरवे संस्कृति के रूप में देखा जाता है। और यहाँ के जो प्रमुख स्थल हैं जैसे जोरवे, नेवाशा, दैमाबाद, दैमाबाद को आपने पढ़ा होगा, ये आपको मिल जाता है। और प्रमुख स्थल जो पुरास्थल हैं उसकी अगर आप बात करें तो जैसे प्रकाश है, नासिक है, इनाम गांव है, चंदौली है, और जो है सोनगांव है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। जो नेवासा है ये पटसन का साक्ष्य यहाँ से मिला है। दैमाबाद से अब तक का ज्ञात 200 जोरवे स्थलों से सबसे बड़ा ये यहाँ से तांबे का ढेर मिला है आपको दैमाबाद से। ठीक है, वहीं अगर इनाम गांव की बात की जाए तो 5 कमरों वाला मकान यहाँ से मिला है। खाई से घिरी किलाबंदी बस्ती मिली है, और मात देवी की प्रतिमा यहाँ से मिली है।
तो ये कुछ साक्ष्य यहाँ से आपको मिलते हैं। वहीं अगर पूर्वी भारत की तरफ आप गढ़ेंगे तो पूर्वी भारत में आप प्रमुख स्थलों के रूप में देखेंगे तो जैसे बंगाल है, बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है। तो बंगाल में जैसे पांडुराज डीवी है, महिष दल है, ये साक्ष्य आप जो है आपको यहाँ से स्थल मिल जाएंगे। बिहार में जैसे सेनुवार है, सोनपुर है, ताराडी है, चिरांद है। और वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसे खैराडी है, नरहर है, ये आपको प्रमुख स्थल प्राप्त होते हैं। कुछ संस्कृतियां यहाँ पे दी हैं, जैसे आहार संस्कृति है, ठीक है, जो आपकी ताम्रपाषाण की जो संस्कृतियां हैं, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग संस्कृतियों ने जन्म लिया, वो संस्कृति जैसे आहार संस्कृति अभी आप देख चुके हैं। तो इसका जो लगभग इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है, यानी कि काल अवधि जो मानी जाती है, वो काल अवधि क्या है, वो है 2800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। और जो आहार संस्कृति है, ये काले रंग के बर्तन यानी कि जिस पर सफ़ेद डिजाइन होते थे, तो काले रंग के हैं और सफ़ेद डिजाइन है, ठीक है। वहीं कायता संस्कृति की अगर बात करें तो ये इसका जो कालखंड है वो 2450 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच मिलता है। और ये कायता संस्कृति ये चॉकलेटी रंग के जो है चित्र बने लाल लेप वाले मृदभांड यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। और वहीं लाल रंग से चित्रित यह जो है पांडुभांड है यहाँ पे। और वहीं उत्कीर्ण नमूनों वाले कंकृतिक भांड भी यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। वहीं जो है सावलदा संस्कृति की तरफ बढ़े तो देखेंगे कि 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व की जो टाइम पीरियड की बात हो रही है। वहीं प्रभास संस्कृति की बात करें तो 2000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व। और प्रभास व रंगपुर संस्कृति की तरफ बढ़ेंगे तो आप हड़प्पा सभ्यता के समान परंतु चमकदार सतह होने के कारण चमकीले मृदभांड यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। वहीं मालवा संस्कृति की अगर बात करेंगे तो मालवा संस्कृति 1900 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व के बीच पनपती है। और मालवा संस्कृति मोटे सतही लेप वाले बर्तन जिन पर लाल या काले रंग के डिजाइन बने होते थे, ठीक है। वहीं रंगपुर संस्कृति की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो आपको बता दिया कि रंगपुर संस्कृति की जो है जो चमकदार और जो है सतह चमकदार के कारण जो है चमकीले मृदभांड होते थे। तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1700 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व के आसपास देखने को मिलता है। और जोरवे जो संस्कृति है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के बीच मिलती है। और जोरवे संस्कृति में अगर आप देखें तो लाल या काले रंग के रेखित मृदभांड जिनकी धुंधली व खुदरी सतह पर पतला जल रंग किया जाता था। तो इस तरीके से आपको ये संस्कृतियां देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है ये है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता की तरफ जब बढ़े तो आपको पता है कि आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता की तरफ। और चूंकि फैक्ट पे ज़्यादा बात होगी, केवल तथ्यों पे ज़्यादा बात होगी, कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत मामला बहुत पेचीदा हो जाएगा आप लोग के लिए। इसलिए थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, ठीक है। चलिए, हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम जो पता चार्ल्स किसने लगाया, मेसन ने लगाया। और 1850 के दशक में कराची एवं लाहौर के बीच रेलवे लाइन के निर्माण में हड़प्पा के टीले से प्राप्त ईंटों का जो है रोड़ों का उपयोग हुआ। और वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज के साथ इस नई सभ्यता का पता चला था, ठीक है। वह क्या था कि रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और वहाँ जब बिछाई जा रही तो वहाँ देखा कि ईंट निकल रहा है। और जब खुदाई की गई तो और ईंट निकल रहा है, वहाँ पूरी एक बस्ती जैसी चीज़ें निकल गई। तो इस तरीके से वहाँ पे एक नया जो है हड़प्पा सभ्यता के रूप में इसको देखा गया, ठीक है। 24 सितंबर 1924 को सर जॉन मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की आधिकारिक घोषणा की गई, यानी कि एक नई सभ्यता की घोषणा की गई कि हमने एक नई जो है सभ्यता को खोज लिया है। अब इस हड़प्पा सभ्यता के जो नामकरण की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता इसको जो नाम दिया था वो जॉन मार्शल द्वारा दिया गया था, ठीक है। और सिंधु सरस्वती सभ्यता अथवा सरस्वती सभ्यता के रूप में एकांत बस्तियां जो है सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिलती हैं, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती या सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि यह प्रथम स्थल था जो इसके आधार पे जो खोजा गया था, ठीक है, इसलिए इसके आधार पे रख दिया गया। वहीं प्रथम नगरीय सभ्यता इसको बोला जाता है। तो आप देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में नगरीयकरण का प्रथम ये साक्ष्य मिला है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। और चूंकि सरस्वती नदी के और सिंधु नदी के किनारे बसी हुई जाला बस्तियां थी तो इसलिए सिंधु और सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कहा जाता है। तो इसके कई नाम आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर इसका प्रमुख स्वरूप देखें तो ये कांस्य युगीन सभ्यता भी है, यानी कि अब यहाँ पे कांस्य का प्रयोग होगा, याद रखिएगा, एक नई जो है धातु का प्रयोग होगा और वो कांसा होगा। और वहीं इसको आद्य इतिहास सभ्यता के रूप में भी जानते हैं, चूँकि लिपि क्या है अभी अपठनीय है, अभी पढ़ी नहीं जा सकी है। वहीं पहली बार
कांस्य का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कह दिया जाता है। अब हड़प्पा क्षेत्र जो सभ्यता है उसकी जो क्षेत्र का विस्तार की बात करें तो देखिए ये ट्रेंगल टाइप का आपको दिख रहा होगा कि अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान की तरफ ये आप इस तरीके से एक जो स्थिति बनती है, यानी कि इसके जो पैर हैं वो भारत में भी हैं, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान की भी जो फैलते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर भारत में मुख्य मुख्य बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के आपको देखने को मिल जाएगी सभ्यता। वहीं अफगानिस्तान में कुछ क्षेत्र हैं और पाकिस्तान में जो क्षेत्र हैं वो हैं आपके खैबर पख्तून है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है, यहाँ से आपको ये क्षेत्र जो है इसका विस्तार मिल जाएगा। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सुदूर स्थल की अगर बात करें तो यानी कि सुदूर पूर्व की बात करें, सुदूर दक्षिण की बात करें, पश्चिम की बात करें और उत्तर की बात करें तो आपको पता है कि सबसे पूर्वी इसका जो स्थल है वो आलमगीरपुर है। और ये आलमगीर आप कहाँ पड़ता है आपको पता है? ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे? मेरठ में, ठीक है। चलिए, वहीं दैमाबाद आपका सबसे दक्षिणी है और जो आपका सबसे पश्चिमी है वो सुतकांगे डोर है जो आपके सुदूर पश्चिम में पड़ता है। और वहीं जो जम्मू कश्मीर में जो पड़ता है वो है आपका मांडा, ठीक है। एक मांडी भी है, याद रखिएगा, ये मांडी आपके उत्तर प्रदेश में है, पूछा भी गया अभी हाल ही में प्रश्न यहाँ से, ये आपके उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये मांडा है, याद रखिएगा, मांडा ये आपके जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार, मैंने बता दिया आपको। इसका क्षेत्र लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। और स्टुअर्ट पिगट का ये कथन है कि जुड़वा राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसकी मानी गई, यानी कि स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा जो है राजधानी कहा है, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण की अगर बात करें तो जो रेडियो कार्बन है इस 14C जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्य कालावधि जो मानी जाती है वो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है, ठीक है। और वहीं पे कुछ जो स्थल जो खोजे गए हैं तो उसकी जो खोज करता है या उत्खनन करता है उसकी बात करें तो हड़प्पा जो उत्खनन करता है दयाराम साहनी जी हैं, ये पूछे जाते हैं आपसे। मोहनजोदड़ो का जो है खोजकर्ता कौन था? तो राखलदास बनर्जी जी थे, ठीक है। वहीं चानूदड़ो, तो चानूदड़ो के आपको एनजी मजूमदार मिल जाएंगे। लोथल के आपके SR राव हैं। कालीबंगा के अमलानंद घोष हैं। बनावली के जो RS विष्ट हैं। और जो धोलावीरा है आपका ये JP जोशी हैं। और रोपन के आपके BV लाल जी हैं। सुतकांगे डोर के आपके RL स्टाइन हैं। तो इन्होंने जो है खोजकर्ता या आप जो है उत्खननकर्ता के रूप में इनको देख सकते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों की अगर बात की जाए तो जो सबसे पहले जो हड़प्पा खोजा गया इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसके प्रमुख साक्ष्यों की बात करें कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है तो 12 अन्नागार मिले हैं, श्रमिक आवास मिले हैं, ईंटों के वृत्ताकार जो चबूतरे मिले हैं, गेहूं और जौ के दाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं, R37 एवं H कब्रिस्तान मिले हैं, ताबूत में रखा सब मिला है यहाँ से, ठीक है। वहीं धातु निर्मित इक्का गाड़ी मिली है, इक्का गाड़ी, ठीक है। वहीं सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं और बर्तन पे मछुआरों का चित्र भी यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। और अगर इसकी स्थिति देखें तो आप देखिएगा ये माउंट गोमरी जो वर्तमान में साहिवाल जिला है, इस जिला जो पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ से ये स्थल खोजा गया है जो आपका हड़प्पा। तो पूछा जा सकता है हड़प्पा कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में। कहाँ? कौन से पाकिस्तान? किस जिले में? तो माउंट गोमरी जिले में, जो वर्तमान में क्या है? साहिवाल जिला कहलाता है। और ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है आपका हड़प्पा। किस पे? रावी नदी के, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा स्थल है लोथल। चलिए लोथल के प्रमुख साक्ष्यों को देखें तो यहाँ से क्या क्या है उससे पहले जान लीजिए कि इसका जो कुछ अन्य नाम है जैसे जिसको लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा भी कहते हैं, यानी कि यहाँ से भी काफ़ी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। चलिए साक्ष्य देखते हैं तो गोदी या बंदरगाह, गोदीवाड़ा जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। तो ये लोथल आपको पता ही काफ़ी फेमस है। तो यहाँ से बंदरगाह या जो गोदीवाड़ा जिसको बोलते हैं वो मिला है। फारस की मोहरें या सीर मिली है, इसलिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। व्यापार के साक्ष्य मिलेंगे इसका मतलब तो बाहर की मोहरें भी आपको मिल जाएंगी ना, ठीक है। इसी तरीके से धान यानी चावल और बाजरा के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। घोड़े की लघु जो मृड मूर्ति मिलती है, युगल समाधान यहाँ से प्राप्त होते हैं। हाथी दांत और सीप का बना पैमाना यहाँ से मिल रहा है और चक्की के 2 पार्ट यहाँ से प्राप्त होते हैं और अग्निवेदी यहाँ से मिलती है। मन के बनाने का कारखाना यहीं से मिलता है और मम्मी के मॉडल भी यहीं से आपको लोथल से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर इसकी लोथल की स्थिति देखें तो ये अहमदाबाद जिला गुजरात में पड़ता है। वहीं भोगवा नदी के तट पर ये स्थित है। तो याद रखिएगा
लोथल पूछा जा सकता है आपसे कि कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके गुजरात अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मोहनजोदड़ो की तरफ। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ ही है ना शब्द का, वो है मृतकों का टीला, और इसको एक अन्य यानी सिंधु बाग के रूप में भी जाना जाता है। अगर जो प्राप्त प्रमुख साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से बृहद स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिलते हैं, 3 बंदरों वाला मनका मिला, बंदरों वाला जो है मनका मिला है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, पुजारी यानी योगी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। वहीं पशुपति यानी शिव की मोहर का अंकन यहाँ से प्राप्त होता है, मोहर पर नाव का चित्र प्राप्त होता है, और सीप निर्मित पैमाना यहाँ से मिलता है, सूती कपड़े यहाँ से मिल रहे हैं, और हाथी का कपाल खंड यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो यानी हाथी की जो खोपड़ी का जो होता है ना बाहरी आवरण, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और इसकी अगर स्थिति देखें तो ये जो पाकिस्तान का लड़काना जिला है ना, जो सिंध प्रांत है, वहाँ से ये जो है इसकी प्राप्ति हुई है, कौन सी, मोहनजोदड़ो की। इसका मतलब ये है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों कहाँ हैं, पाकिस्तान में पड़ते हैं, और ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के दाएं तट पे है, ठीक है। याद रखेंगे लड़काना जिला सिंध प्रांत। चलिए आगे बढ़ते हैं कालीबंगा, और कालीबंगे का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसका मतलब यहाँ से सात श्रृंगार के साक्ष्य मिले होंगे। तो देखिए हल से जुता हुआ खेत, कालीबंगा से क्या क्या मिला है, हल से जुता हुआ खेत मिला है, अग्निवेदियाँ या हवन कुंड यहाँ से मिले हैं, काले रंग की मिट्टी की तथा कांच की चूड़ियाँ यहाँ से मिल रही हैं, लकड़ी की जो है नालियाँ यहाँ से मिलेंगी, और मेसोपोटामिया, याद रखिएगा लकड़ी की नालियाँ, ठीक है। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें यहाँ से मिलेंगी, और कपड़े में लिपटा उस्तरा यहाँ से मिला हुआ है, और बच्चे के सिर की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। आप देखोगे कई जो है ओल्ड टाइप के मिले हैं बच्चे के सिर के, ठीक है। तो इससे ये माना जा रहा है कि ये क्या है, एक शल्य चिकित्सा के रूप में साक्ष्य मिल रहा है। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, एक साथ 2 फसलें बोए जाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिल रहे हैं। कालीबंगा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। और मिट्टी के शंख मिले हैं, तंदूरी चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। देखिए आजकल तंदूरी कितनी चल रही है, और उस समय भी तंदूरी के साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है। और इसकी अगर स्थिति को समझें तो ये हनुमानगढ़ जिला जो आपके राजस्थान में पड़ता है, वहां से ये मिलता है, यानी कि आपका जो कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अगला स्थल है चनूदड़ो। चनूदड़ो की अगर बात की जाए तो ये जो साक्ष्य है यहाँ से, वो मनका बनाने का कारखाना यहाँ से मिलता है, प्रसाधन सामग्री यहाँ से मिल रही है, जो जैसे लिपस्टिक वगैरह है, ठीक है। वक्राकार ईंटें यहाँ से मिलेंगी चनूदड़ो से, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह यहाँ से मिले हैं। अलंकृत हाथी, एकमात्र नगर जहाँ दुर्ग का अभाव था, बहुत पूछा गया है ये आपसे, चनूदड़ो, ठीक है। कंगा और उस तरह के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, और इसकी स्थिति जो आप देखेंगे तो वो है आपकी सिंध प्रांत पाकिस्तान में। तो चनूदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। अब आगे है बनावली की तरफ बढ़ते हैं, और बनावली आपका कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है। तो चलिए साक्ष्य देख लेते हैं इसके। नगर को तारांकित विभाजित करती सड़कें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ से, ठीक है। यानी हड़प्पा सभ्यता के तीनों स्तर, यानी कि प्राक, विकसित एवं उत्तर जो हड़प्पा है, यहाँ पे साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे, यानी तीनों स्तरों के यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। मिट्टी के बने हल की आकृति यहाँ से मिली है, लघु नारी मृद मूर्ति मिली है यहाँ से, अग्निवेदियों के साथ अर्धवृत्ताकार ढांचे की स्थिति भी यहाँ से मिल रही है। तो ये बनावली से भी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और ये फतेहाबाद जिला जो कि आपके हरियाणा में पड़ता है, तो बनावली वहीं पे स्टैब्लिश है, स्थित है, ठीक है। चलिए अगला स्थल देखते हैं, धौलावीरा को पकड़ते हैं। तो धौलावीरा की अगर बात की जाए तो ये कहाँ है, गुजरात में पड़ता है, और नगर जो है ये 3 भागों में विभक्त था, दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर, तीनों की बात करेंगे, ठीक है। साक्ष्य की अगर बात करें तो विशाल जलाशय यहाँ से मिला है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली यहाँ से मिलती है, क्रीड़ागार यानी कि स्टेडियम यहाँ से मिला है, और नेवले की मूर्ति यहाँ से मिली है, हड़प्पा लिपि की 10 अक्षरों का साइन बोर्ड यहाँ से मिला है, ठीक है। और पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड यहाँ से मिले हैं। और अगर बात की जाए धौलावीरा की तो ये भचाऊ तालुका कच्छ जिला जो कि गुजरात में है, धौलावीरा यहाँ से यहाँ पे प्राप्त होता है, यानी कि धौलावीरा की स्थिति कहाँ है, गुजरात में है ये, ठीक है। आगे देखते हैं रोपड़ की तरफ, और रोपड़ कहता है, रोपड़ के बारे में अगर साक्षी बात करें तो जो इसका आधुनिक नाम है वो है रूपनगर। रूपनगर रोपड़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए प्राप्त प्रमुख साक्ष्यों की बात करें तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिल रहे हैं,
चट के मटखरे एवं कुल्हाड़ी के साक्ष्य यहाँ से मिल रहे हैं। सिलकड़ी की मोहरें मिलेंगी, तांबे के बाणाग्राम मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। और अगर इसकी स्थिति की बात करें रोपड़ की, तो ये पंजाब में स्थित है, ठीक है। और भारत सतलज जो है, पंजाब कौन सी बात पंजाब में, भारत वाले पंजाब में, याद रखिएगा। सतलुज नदी के बाएं तट पर ये क्या है, स्थित है, सतलुज नदी, याद रखेंगे। आगे देखते हैं दैमाबाद। दैमाबाद की अगर बात की जाए तो आपको पता है ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। लिखा हुआ कहीं है, दिया हुआ है, देखिए महाराष्ट्र में यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके साक्ष्यों की अगर बात करें तो ये रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति यहाँ से मिली है। सैंधव लिपि युक्त मोहर यहाँ से प्राप्त हुई हैं। 2 सिंहों की आकृति युक्त बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और साथ ही युवा पुरुष का समाधान भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। और ये अहमदनगर जिला जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पे ये स्थित है। और यह प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। किसके, प्रवरा नदी के, याद रखिएगा, ठीक है। नदियां भी आपसे पूछ ली जाती हैं। चलिए सुरकोटडा की अगर बात करें तो सुरकोटडा कहाँ पे है, ये आपके कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ के जो साक्ष्यों की बात करें तो घोड़े की हड्डियां यहाँ से मिली हैं। शिला से ढकी कब्र यहाँ से मिली है। पत्थर की चिनाई वाले भवन यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। वहीं मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी या पशुपति की मूर्ति की अगर बात की जाए तो अब देखिएगा, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त योगी या पशुपति की जो मुहर मिल रही है, तो उस पे दाएं तरफ अगर आप देखोगे तो गेंडा और भैंसा यहाँ पे अंकित हैं। बाएं तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ बाघ और हाथी अंकित है। और नीचे 2 हिरण बने हुए हैं, ठीक है। 5 प्रकार के पशु, 5 प्रकार के 6 पशु यहाँ पे बने हुए हैं। और शिव का आदि रूप जो जॉन मार्शल का कथन है, ठीक है। यानी कि शिव का आदि रूप किसने माना है, जॉन मार्शल ने कहा है। यानी कि आदि पुरुष की मूर्ति के साक्ष्य मिल रहे हैं आपको मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अब चलिए कुछ परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो कपास की खेती का आरंभ सैंधव निवासियों ने किया था। हड़प्पा सभ्यता में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था, ठीक है। किसके द्वारा, क्रय विक्रय वस्तु विनिमय। आप लोग बाल्टर सिस्टम पढ़ाए थे ना, वस्तु विनिमय प्रणाली, तो वही है, ठीक है। और कपासी का जो खेती का आरंभ जो है सैंधव निवासियों, यानी कपास की खेती यहाँ पे हो रही है। तो पूछा जाता है कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ मिल रहे हैं आपके, तो हड़प्पा सभ्यता में मिल रहे हैं। सर्वाधिक मृद मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं यहाँ से। वहीं सर्वाधिक मोहरें जो सिलखड़ी से निर्मित थी वो भी प्राप्त हैं। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का मिलता है, तथा उसके बाद जो दूसरा अंकन मिलता है वो है कुबड़ वाला बैल, ठीक है। और इसके काल का जो प्रमुख खेल पासा था, क्या था, पासा खेलते थे सब लोग, ठीक है। सैंधव निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान अभी तक ये नहीं सीख पाए हैं, लेकिन कांसे का प्रयोग कर रहे थे। किंतु सोना, चांदी, तांबा, कांसे की जानकारी इनको हो चुकी थी। हड़प्पा सभ्यता से शेर का अवशेष नहीं मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किसका अवशेष ही नहीं मिल रहा है, तो किसका नहीं मिल रहा है, याद रखेंगे, शेर का नहीं मिल रहा है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता से घोड़े और गाय का चित्रण नहीं मिलता है। चित्रण नहीं मिल रहा है, कुछ साक्ष्य आपको पता है कि घोड़े के मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कुछ स्थल दिए हैं और उसके प्रमुख साक्ष्य दिए हैं। तो जो सनोली स्थल है, यहाँ से 126 समाधान के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। और बालाकोट सीप निर्मित चूड़ियों के टुकड़े यहाँ से मिले हैं। मांडा कांस्य से निर्मित पेचदार पिन यहाँ से मिली है। नौशारो स्त्रियों की मांग में सिंदूर जैसे साक्ष्य मिले हैं। और हड़प्पा स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा यहाँ से दिखाई गया है, हड़प्पा, ठीक है। रंगपुर धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। और हुल्लास सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा जैसे यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। चलिए अब हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख तथ्यों की अगर बात करें तो जैसे कला की अगर बात की जाए तो कला आप देखोगे कि धातु की मूर्ति और प्रस्तर की मूर्ति और मृद मूर्ति यहाँ से देखने को मिलती है। तो प्रस्तर की मूर्ति आपको मोहनजोदड़ो से और जो हड़प्पा से 3, यानी कि हड़प्पा से 3 और मोहनजोदड़ो से 12 मिली हैं। कौन सी, प्रस्तर मूर्तियां। और धातु की मूर्ति जो मधु मधुशिष्ट विधि द्वारा निर्मित होती थी, जो धातु की मूर्ति है। यानी कि आप देखोगे कि जो है मोम पिघला करके उसको आकार बनाया जाता था और उसमें अंदर वो भर के धातु और उसको पिघला दिया जाता था, यानी कि मूर्ति के रूप में बन जाती थी। लेकिन मृद मूर्ति की अगर बात की जाए तो चिकोटी विधि द्वारा ये होता था, ठीक है। तो कुछ विधियां थी ये।
मोहर और मध्यभांड की अगर बात करें, जैसे मोहर अधिकांशतः वर्गाकार और आयताकार होती थी, लेकिन जो है लोथल में देशलपुर तांबे की मोहर प्राप्त हुई है। ठीक है। मृदभांड की अगर बात करें तो रंग गुलाबी एवं लाल होता था और काली रेखाओं से चित्रकारी की जाती थी। ठीक है। लिपि की अगर बात की जाए तो लिपि को अगर आप देखिएगा कि जो भाव चित्रात्मक लिपि थी और दाईं से बाएं ओर लिखी जाने वाली लिपि थी, यानी कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसका मतलब इस तरीके से हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। ठीक है। लेकिन ये दाएं से बाएं लिखी जा रही है और 400 से 500 संकेत जो है चिन्ह प्राप्त होते हैं यहाँ से लिपि के। ठीक है। वहीं अगर मनके की बात की जाए तो अधिकांश बेलनाकार थे और उद्योग चनूदड़ और लोथल में स्थित है इसके मनके बनाने के, चनूदड़ और लोथल में। वहीं मापतौल की बात की जाए तो 16 की गुणक मापतौल होती थी और अधिकांश बाट जो है घनाकार होते थे। ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के कुछ पतन के लोगों ने अलग अलग कारण बताए हैं कि पतन कैसे हुआ। उस पतन के कारण के बारे में अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण को लेकर अधिकांश विद्वानों ने कई मतभेद इन्होंने दिए हैं। ठीक है। यानी कि मतभेद है, उसमें काफी लोगों ने अलग अलग तरीके से बातें कही हैं। तो पहला देखेंगे, वाहे आक्रमण की वजह से हड़प्पा लोगों का पतन हो गया, ये किसने कहा है? तो इनका मानना है जो गार्डन चाइल्ड का, मार्टिन व्हीलर का, अर्नेस्ट मैके का और स्टुअर्ट पिगट का ये मानना है कि ये बाह्य आक्रमण की वजह से चीज़ें ऐसे हुई। बाढ़ किसने माना है? तो जॉन मार्शल ने, अर्नेस्ट मैके ने, एस आर राव ने माना है। नदी मार्ग परिवर्तन जो है के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता पतन हुआ, तो वो एच टी लेब्रिक ने और माधव स्वरूप वत्स ने, जॉर्ज एफ डेल्स ने ऐसा माना है। विवर्तनिक कारण के कारण, यानी जो विवर्तनिक प्लेट टेक्टोनिक्स वाला जो सिद्धांत है उसके कारण, तो एस आर साहनी, आर एल राइक्स, जॉर्ज एफ डेल्स। ठीक है। और जलवायु परिवर्तन के कारण अगर पतन हुआ तो वो कौन मान रहे हैं? ऑरल स्टाइन, अमलानंद घोष, कुलदीप सिंह। वहीं विदेशी व्यापार में गतिरोध, विदेशी व्यापार उलट पुलट हुआ, गतिरोध हुआ, उसकी वजह से जो है पतन की तरफ चले गए, तो डब्ल्यू एफ अल्ब्राइट के द्वारा ये माना जाता है। और शिथिल प्रशासन की वजह से, यानी प्रशासन की वजह से चीज़ें अस्त व्यस्त हुई, यानी कि पतन की तरफ बढ़ गए, तो ये जॉन मार्शल जी कहते हैं। महामारी के कारण इनका पतन हुआ, ये के यू आर कैनेडी कहते हैं। और अदृश्य गाज ऐसे गिरी, वो ऐसे जो है एम दिमित्रिय जो है वो ऐसा मानते हैं। ठीक है। चलिए, अब अगला कालखंड है आपका वैदिक काल। ठीक है। तो वैदिक काल पढ़ने से पहले मैं क्लास आज आपकी यहीं पे रोक रहा हूँ। ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसके आगे क्लास चाहते हैं या नहीं। ठीक है। तो मैं हिस्ट्री यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, पर उससे पहले आप लोग मुझे समर्थन करिएगा, बताइएगा। तो कमेंट में हाँ लिख दीजिएगा कि हाँ इससे आगे क्लास आपको चाहिए। तो जैसे ही सही बच्चों का मुझे कमेंट मिल जाएगा, मैं आगे इसको कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे तब तक के लिए अगली क्लास में। ठीक है। और पढ़ते रहिए आप लोग, एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ है, तो मन लगा के पढ़िए। ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे तब तक अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है। और बाय।